टीचर भी पढ़ लेगा ना तो उसको भी ब्लेसिंग होगा। फाइन, so like that. ठीक है, तो कैरियोटाइप इडियोग्राम हमारा कंटिन्यूड चल रहा था, है कि नहीं? छोटा बॉय, छोटा बॉय, चलो तो अब छोटा बॉय एक्चुअली मेरे आस में सो जाता है, वो उधर गेट खोल के मेरे को देखते देखते सो रहा है। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो हम लोग ने उसका बेसिक डिफरेंस पढ़ा। तो इसलिए जनरली आप अगर बुक्स में देखोगे वो लिखे होंगे कैरियोटाइप, बट एक्चुअली दिखा रहे हैं क्या? इडियोग्राम। ओके, तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, बताइए आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? सब प्रॉपर्ली प्लेस्ड होंगे, एक दूसरे को मगर होमोलॉगस अगर प्लेस। अगर वो स्कैटर्ड है इधर उधर, so that is called an karyotype. बट अगर आप प्रॉपरली अरेंज देखोगे, so that is called an ideogram. ठीक है, तो इसीलिए हाँ, तो वो आपका बेसिक आइडिया है। तो अब ये जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिया जाए उनके बारे में। ठीक है, and as Atman has told you that history is also important. बहुत लोग सोचते हैं क्या पगला था इधर देता रहता है, बट एक्चुअली मैं क्या बिलीव करता हूँ मालूम है? अगर आप किसी का काम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा नाम कैसे नेचर में आएगा? So that is my concept. If you don't respect history, history will not respect you. So chromosomes were first observed in plant cells by Carl Wilhelm von Nagel. Okay, so their behavior in animal was discovered by Atman's friend Walter Fleming. Okay, now the term, the name was coined by Voltaire and it is in Latin. Okay, so it is New Latin form, ancient Greek. Okay, तो जिससे कर्नल और न्यूक्लियस आया, तो ये हमारा जरूरत नहीं है वो लैटिन का। तो हमको मालूम है क्रोमा प्लस सोमा से बन गया आपका क्रोमोसोम, तो इसलिए बाकी लैंग्वेजेस से हमें कोई मैटर नहीं है कि नहीं? चलिए, तो उसके बाद जो आगे उसका डिस्कस किसने किया था? So the next stage took place after the development of genetics in early 20th century, when it was appreciated that chromosomes were the carrier of genes. ये किसने बताया था बोलो? This is your Sutton Boveri, जिस पे क्वेश्चन आया था, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, Liv Delaunay, okay, in 1922 seems to have been the first person to define the karyotype as the phenotypic appearance of the somatic chromosomes in contrast to the genic contents. ठीक है, तो इसका डेलूने ना क्या होगा, रू इसे लिखा है लू डेलूने। ओके, तो उन्होंने ये नाम दिया। ओके, ये जो इंट्रोड्यूस किया इसका कंसेप्ट कि भाई इसको आप कैरियोटाइप किसको कहेंगे? द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद डार्लिंगटन एंड व्हाइट, सो उन्होंने क्या किया? सो द सब्सिक्वेंट हिस्ट्री of the concept can be followed in the works of Darlington and Michael J.D. White. तो उन्होंने इसके आगे कैरियोटाइप का जिक्र किया था। नाउ इन्वेस्टिगेशन इनटू द ह्यूमन कैरियोटाइप, ओके, जब ह्यूमंस के बारे में ढूंढा गया तो बहुत सारे रिमार्केबल एक्टिविटीज थे। ठीक है, एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन कैरियोटाइप किसने दिया था, माने जो काउंटिंग, दैट इज बाय जियो एंड लीवान। तो investigation to the human karyotype took many years to settle the most basic question, how many chromosomes होता है? Okay, so in 1922
विनी वाटर reported 47 chromosomes in spermatogonia and 48 in oogonia. मतलब ये क्या डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, बताइए? X and X naught. XX X0 मैकेनिज्म. क्यों उन्होंने एनिमल के साथ कंपेयर कर दिया? बट पेंटर, इनका नाम है थियोफाइलस पेंटर, in 92 was not certain whether it was 46 or 48. क्यों बोलो? क्योंकि 48 जो है ये गोरिल्ला लोगों का क्रोमोसोम नंबर है, मींस प्राइमेट्स का. सो दैट इज व्हाई ही वाज इन ए डाउट. ठीक है. सो बट revised his opinion, okay, but revised his opinion from 46 to 48, and he correctly insisted on humans having XX and XY system. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं XX XY ही हो रहा है, बट ये 48 कर दिए, 47 और रख ले. Considering the techniques of the time, these results were remarkable. एक्चुअली वाई हम लोग फिर भी ये पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई उनकी मजबूरियां थी. ओके, उनको जितना दिखा वो बोल दिए. तो वो इसलिए नहीं बोल पाए कि वो गधे थे, वो इसलिए नहीं बोल पाए बिकॉज उस समय माहौल उतना अच्छा नहीं था. बट आफ्टर द वर्क ऑफ जो एंड लिवान, है कि नहीं, तो हमने डिस्कस किया था दैट, ये रेड में लिखेंगे, देख रहे हो अभी कम से कम 10-12 बच्चे देख लिए है वीडियो. तो जो हिंजियो and Albert Levan found the chromosomes, okay, found the chromosome count to be 46 using new techniques available at that time. तो उन्होंने नया टेक्निक्स यूज करके ये निकाला. तो अलग अलग कंसेप्ट्स को उन्होंने यूज किया, तो जो कि हम भी करेंगे. फाइन. तो उन्होंने क्या क्या यूज किया? तो नंबर 1, यूजिंग सेल इन टिश्यू कल्चर. नंबर 2, pre-treating cells in hypotonic solution which swells them and spreads the chromosome. क्यों? क्योंकि पैकेजिंग में डिहाइड्रेशन होता है, हम उसको हाइड्रेशन कर देंगे तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा दिखेगा. Arresting mitosis in metaphase by solution of colchicine. तो colchicine हम लोग को मालूम है वो मेटाफेज में सेल डिवीजन को रोक लेगा. ठीक है. एंड उसके बाद प्रिपेयर करो, स्क्वाश प्रिपरेशन करो. ये हम लोग भी घर में कर सकते हैं, यू नो, इट्स वेरी इजी. तो मैं स्कूल में था तो मैं करा देता था ये सब. तो स्क्वैशिंग द प्रिपरेशन ऑन द स्लाइड, फोर्सिंग द क्रोमोसोम्स इनटू ए सिंगल प्लेन. ओके, आप भगा दिए. एंड 5 जो है क्या, कटिंग up a photomicrograph and arranging the result in an indisputable karyogram. तो समझ रहे हो, तो ये टेक्निक उन्होंने यूज किया. सारे फोटोज काट दो, आराम से बैंडिंग मैच मैच करा के आप उसको सजा दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैरियोग्राम हो जाएगा. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में लिखा होगा, दिखा रहा होगा, आप देखोगे जैसे आई कैन शो यू सो मेनी कि लिखा होगा ह्यूमन कैरियोटाइप ऑफ ए डाउन सिंड्रोम, और उसमें अरेंज क्रोमोसोम्स है. तो कैरियोटाइप थोड़ी लिखना चाहिए था, वहां इडियोग्राम लिखना चाहिए था, है कि नहीं, बट वो लिखा होगा कैरियोटाइप. तो इस तरह से बहुत सारे गड़बड़ियां हैं. ठीक है जी. सर पिछले पेज में भी कैरियोग्राम की जगह एडियोग्राम लिख सकते हैं ना? कैरियोग्राम अलग चीज है एंड कैरियोटाइप अलग चीज है. तो कैरियोटाइप इज नॉट कैरियोग्राम. तो इडियोग्राम को हम कैरियोग्राम कहते हैं, समझ में आया? कैरियोटाइप Yes, को sir. कैरियोग्राम नहीं कहते. तो ये आप क्लियरली रहेंगे, क्योंकि कैरियोग्राम इज इक्वल टू इडियोग्राम. So the work took place in 1955 and was published in 1956. The human karyotype includes only 46 chromosomes, उन्होंने बोला. The two greater apes, 48 chromosomes. Human 2, actually ये एक बहुत important discovery था. Human chromosome 2 is now known to be a result of an end-to-end fusion of 2 ancestral ape chromosomes. ये मैंने आपको कब पढ़ाया था बताइए? कौन से टॉपिक में ये पढ़ाया था, बताया था इस बारे में?
कि एक्चुअली उनका 48 हमारा 46 हो गया इन टेलोमियर। समझ में आया? क्योंकि एंड टू एंड फ्यूजन कब होगा? बोलिए। व्हेन देयर विल बी एंड टू टेलोमेयर। फ्यूजन, जब दोनों तरफ से टेलोमियर गुम हो जाएंगे। एब्सेंट। तो अगर दोनों तरफ से टेलोमियर गुम हो गया तो क्या होगा? तो वो जुड़ सकता है। तो जब तक टेलोमियर इंटैक्ट है क्रोमोसोम नहीं जुड़ सकता है। आया समझ? तो देख रहे हो, तो मैं जो चीज पढ़ाता हूँ वो कभी ना कभी आपके लाइन ऑफ एक्शन में आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो स्टेनिंग के लिए हम लोग अलग अलग कंसेप्ट ले सकते हैं। कभी जरूरत पड़ा तो हम लोग थोड़ा स्टेनिंग पढ़ेंगे, सेल स्टेनिंग। तो वो थोड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है बच्चों को, बट उसको थोड़ा पढ़ लेना अच्छा होता है। मैं पिछले बैच को पढ़ाया था जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, बट देखते हैं। सो स्टेनिंग, तो स्टेनिंग में क्या करेंगे हम लोग? द स्टडी, okay, the study of karyotypes is made possible by staining. क्यों? Because without staining everything in water looks transparent. तो जनरली हम लोग जिम्सा यूज करते हैं, समझे? तो जो स्टडी हम लोग करते हैं क्या? जिम्सा। सो द स्टडी ऑफ karyotype is made possible, repaste करो। Okay, so the study of the karyotypes is made possible by staining. Now, usually a suitable dye such as जिम्सा, जिम्सा एक स्टेन का नाम है, is applied. तो जो जिम्सा, अब मैंने समझ में आया मैं ये क्यों पहले पढ़ाया, क्यों बैंडिंग नहीं पढ़ाया? क्योंकि जिम्सा जिस जिस पार्ट को स्टेन करेगा उसको हम कौन सा बैंड बोलेंगे? जी बैंड। समझ में आया? चलिए, तो इसलिए यूजुअली सुटेबल डाई सच एज जिम्सा इज अप्लाइड आफ्टर सेल्स हैव बीन अरेस्टेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन बाय ट्रीटिंग विद कॉल्चिसिन। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉल्चिसिन में सेल को रोक लेंगे, अब स्टेनिंग करेंगे। इन ऑर्डर फॉर द जिम्सा स्टेन टू एडहियर करेक्टली ऑल प्रोटीन्स मस्ट बी डाइजेस्टेड एंड रिमूव। समझ रहे हो? क्योंकि आपका जो ये बेसिकली हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स को पकड़ता है, तो बाकी जो एनएचसीपी आपको सबको हटाना पड़ेगा। तो फॉर ह्यूमंस व्हाइट ब्लड सेल्स आर यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिकॉज दे आर इजीली इंड्यूस्ड टू डिवाइड एंड ग्रो इन टिश्यू कल्चर। तो हम लोग जनरली डब्ल्यूबीसी यूज करते हैं। समटाइम्स ऑब्जर्वेशन में बी मेड ऑन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये थोड़ा मुश्किल होता है। सो द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न फीटस कैन बी डिटरमिन्ड बाय ऑब्जर्विंग द इंटरफेस सेल्स। ओके, तो ये एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। इस टेक्निक को हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं एंड बार बॉडी, इन दोनों टॉपिक्स में आप इसका डिस्कशन देखेंगे। तो यहाँ हम स्टार मार देते हैं। ठीक है, तो आया समझ? तो इसलिए ये आपका जो जी बैंडिंग है, तो जिम्सा अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस तरह के बैंडिंग को या उस तरह के स्टेनिंग को हम लोग जी बैंडिंग बोलते हैं। क्लियर? तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अरेस्ट करना पड़ेगा सेल डिवीजन, नहीं तो क्या है बोलो तो वो होता 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 जाएगा। फिर अब जैसे सुशांत को अगर वो जहर देके मारे हैं तो कब पता चलता? पोस्टमार्टम जल्दी करने से ना देर करने से? बोलिए। जल्दी। जल्दी। तो ये लोग जानबूझ के उसको रात को पोस्टमार्टम किए ताकि जो जो भी उसका मेटाबॉलिज्म है वो टूट काट के निकल जाए। तो समझ रहे हो? तो वाई पीपल आर सस्पेक्टिंग, ये केस थोड़ी इतना इंपॉर्टेंट था। सस्पेक्ट करने का कारण क्या है कि इन्होंने जो जो घपला सब किया है। फाइन, चलिए। तो इन ऑर्डर टू एडहियर ऑल प्रोटीन्स मस्ट बी डाइजेस्टेड एंड रिमूव। ठीक है, व्हाइट ब्लड्स को हम यूज करते हैं, इजिली इंड्यूस्ड टू डिवाइड एंड ग्रो इन टिश्यू कल्चर। ठीक है, सो समटाइम्स नॉन डिवाइडिंग इंटरफेस सेल्स में यूज कर सकते हैं, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? सो ये हमारा टॉपिक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर स्टेनिंग, एंड अब आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो
तो जब आप ऑब्जर्व करोगे आप अलग अलग तरह का बैंड्स पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ डार्क बैंड्स मिलेंगे, कुछ लाइट बैंड्स मिलेंगे। तो जो डार्क बैंड्स हैं तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सो बोलिए। सो डार्क बैंड्स आर हेट्रोक्रोमेटिक बैंड्स, लाइट बैंड्स आर यूक्रोमेटिक बैंड्स। तो इसीलिए आपको अलग अलग तरह का बैंड्स मिल सकता है। सो अब आपको दिखेगा क्या? सो differences in number and position of satellites, okay, has to be observed, ठीक है। आपको differences देखना है। Satellites are small bodies attached to the chromosome by thin thread. Now उसके बाद difference in degree and distribution of heterochromatic regions. So heterochromatin stains darker than the euchromatin. It is packed tighter. Heterochromatin consists mainly of genetically inactive and repeated segments, as well as containing large AT pairs. Okay, तो heterochromatin में AT ज्यादा होगा। euchromatin is usually under transcription and staining, तो वो थोड़ा सा लूज होगा। Okay, okay, and much lighter as it has less affinity for the stain. तो इसलिए वो why it is lighter, क्योंकि वो stain पसंद नहीं करता है। Euchromatic regions contain large amount of GC. The staining technique used is called G banding. तो since हम लोग जिम्सा यूज कर रहे हैं तो उसको हम G banding टेक्निक बोलते हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है। ये हम जानते ही हैं हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। तो हु गेव द कंसेप्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन? एमिल हाइट्स, ठीक है। तो ये डार्कर होता है। नाउ उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन इज पैक टाइटर, ओके, इट कंसिस्ट्स ऑफ जेनेटिकली इनएक्टिव एंड लार्ज एटी पेयर्स, ठीक है। ये एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, जो आपका यूक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है एंड लेस एफिनिटी फॉर स्टेनिंग होता है, ओके, लेस एफिनिटी फॉर जिम्सा स्टेन। तो एंड दे आर क्या रिच इन जीसी पेयर्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एंड जो जी बैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो ये सर आपका, हाँ बोलो। सर यूक्रोमैटिक जेनेटिकली एक्टिव हम कह सकते हैं, हाँ, तो जीएनसी पेयर्स क्यों होते हैं उसमें ज्यादा? जीएनसी को तो ट्रिपल बॉन्ड्स है। होने दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो ट्रिपल बॉन्ड का देखो, ट्रिपल बॉन्ड आपको ओपनिंग रीजन में नहीं चाहिए, मेन रीजन में वो दिक्कत क्या है, समझे कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड भाई ये कोई कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अकेला एक दो तो ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं ज्यादा उखाड़ता है, समझे कि नहीं? तो दैट इज द कांसेप्ट। तो ये जीसी रिच पेयर्स होता है एंड एटी रिच पेयर्स जो है वो कम जगह लेते हैं, समझे कि नहीं? See how माने why they are easily folded because of lighter bonds also ना। तो बॉन्ड भी इसका कम जगह खाता है एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको पैक करने में भी आसानी होता है। यस, जो हमारा ओरिजिन साइट है जिसको हमें खोलने में मदद करना है। सी जनरली व्हाट हैपेंस, आपको निक करना पड़ेगा। जैसे आप एक साड़ी ले लोगे, आपको साड़ी को फाड़ना है तो आपको कॉर्नर में कट लगा के फिर खींचना पड़ता है कि नहीं? तो उसको निकिंग कहते हैं। सपोज हम लोग एक चूहा काटेंगे, तो आई एम जस्ट शोइंग यू अनदर स्क्रीन। सपोज हम लोग एक चूहा काटेंगे, ओके, लेट अस ऑपरेट ऑन ए माइस। नाउ सपोज ये आपका चूहा है, फाइन। तो ये आपका डिसेक्ट्रिक ट्रे में आपने पेन के साथ फिक्स किया है चूहे को, आपने उसको फिक्स कर दिया। फाइन, यू हैव फिक्स्ड द माउस ऑन द बेड। अब हमको काटना है, तो कैसे काटेंगे? तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, क्योंकि उसका स्किन के नीचे एक और अंदर लेयर होता है। तो इसको कट करेंगे
इसके अंदर कैंची घुसाएंगे एंड चर्र से चीर देंगे, फिर इधर भी ऐसे कट करेंगे। आप इसके नीचे उंगली या स्कैल्पेल मार मार के इस ऊपर वाले स्किन को हटाएंगे। ओके, तो जब ये हटाओगे आप तो इस तरह से ये खुल जाएगा। फाइन, इट विल ओपन अप लाइक दिस। तो ये आपका स्किन खुल गया एंड ये जो आपका लेयर हट जाएगा। इसके ऊपर एक हल्का सा मेम्ब्रेन होगा एंड आप यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम पाएंगे, ओके, लंग्स पाएंगे, किडनी पाएंगे, सारा कुछ यहाँ दिख रहा होगा। तो इसीलिए उसी तरह से जो डीएनए है, तो डीएनए को हमें पहले एक निक करना पड़ेगा। तो इस निकिंग के लिए क्या करना, कौन सा बॉन्ड टूटता है बताइए? ये गारंटेड नीट क्वेश्चन होता है। ये बॉन्ड तोड़ना है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर। अब एक बार तोड़ लिए, अब इसको इधर खींच लो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड खोलना आसान है, बट कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। सो गो एंड टेक रेस्ट। सो वी विल डिस्कस ऑन मंडे। ठीक है सर तो हाँ बोलो सर